Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So बच्चों, आज के इस लेसन में हम लर्न करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट और ये आपका क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 टेक्स्ट बुक सीरीज का लास्ट वाला लेसन है. सो मैंने ऑलरेडी लेसन नंबर 1 to 9 पढ़ाकर अपलोड कर दिए हैं. प्लीज चेक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा एंड चैप्टर वाइज भी आपको लिंक मिल जाएगा. ऊपर आई बटन अगर आप देखोगे सो आपको वहां पर भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. सो ये आखिरी लेसन है आपके टेक्स्ट बुक का डिजास्टर मैनेजमेंट. यहाँ पर आपको वेरियस पिक्चर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, यानी कि ये आपत्ति व्यवस्थापन इसे हिंदी में हम कहेंगे. सो ये आपका जो लेसन है इसको बहुत सारे जो टॉपिक्स है उसमें डिवाइड किया है. सो चलिए हम लर्न करेंगे टॉपिक टू टॉपिक. डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपत्ति व्यवस्थापन या फिर आप इसको आपदा प्रबंधन भी कह सकते हैं. ओके, सो पहले तो हम पढ़ेंगे कि डिजास्टर यानी क्या, आपत्ति या फिर आपदा यानी क्या. देन टाइप्स ऑफ डिजास्टर हम देखेंगे, उसके प्रकार. देन इफेक्ट ऑफ डिजास्टर हम पढ़ेंगे, आपदाओं का स्वरूप. देन इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर पढ़ेंगे, उसके परिणाम क्या होते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उससे बचा कैसा जाए. उसके बाद द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिजास्टर. उसके बाद हम करेंगे कि उसके अलग अलग जो प्रकार है. फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी एक्शन, प्रथमोपचार हम पढ़ेंगे. एंड मॉक ड्रिल. मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि उसके बारे में जो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है. सो चलिए ये लेसन को हम शुरुआत कर देते हैं. चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना. सो आपको न्यू लेक्चर अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. सो बच्चों, कैन यू रिकॉल, क्या मुझे आप बता सकते हो व्हाट इज डिजास्टर, आपत्ति या फिर आपदा किसे कहते हैं. एंड नंबर 2, which disasters have you experienced in your area? आपके परिसर में कौन कौन सी ऐसी आपत्ति या फिर डिजास्टर्स आपने अनुभव किए हैं. एंड नंबर 3, what are the effects of the disaster on local and surrounding conditions? और इसका आजू बाजू के लोगों पर, पर्यावरण पर क्या परिणाम होता है. सो चलिएगा इसके क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस अभी हम देखें उसके आंसर्स भी देख लेंगे. डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा या फिर आपत्ति. वेरियसली डेंजरस इवेंट्स अक्योर मेनी टाइम्स इन द एनवायरमेंट. पर्यावरण में बहुत बार कुछ भयंकर घटनाएं घटती है. दोज इंसिडेंट्स और इवेंट्स आर कॉल्ड डिजास्टर्स, और उसे ही हम डिजास्टर या फिर आपदा कहते हैं. Some of the main natural disasters are floods, wet and dry fame, cyclones, earthquakes, volcanoes, etc. So देखिए बच्चों, floods यानी क्या कि नदियों को जब बाढ़ आती है, नदी में सब ज्यादा पानी आ जाता है तो उसे हम बाढ़ कहते हैं. वेट का मतलब क्या होता है, सूखा गीला अकाल. वेट एंड ड्राई फेमन यानी कि सूखा गीला अकाल. साइक्लोन्स यानी कि तूफान. अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप. और वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी जो जमीन से बाहर निकलता है. सो दीज आर ऑल ऑफ अ सडन ट्रबल्स टू द मैनकाइंड. और ये जो घटनाएं घटती है ये अचानक से होती है, ये कोई इशारा देकर नहीं होती. सच इवेंट्स कॉज सडन चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड देयर बाय कॉज द डैमेज टू इट. और इससे क्या होता है, पर्यावरण में आकस्मिक परिवर्तन होते हैं और इसे हम विध्वंस, ये जो बहुत ही विध्वंसक घटनाएं घटती है. सो एनवायरमेंट इज आल्सो डैमेज ड्यू टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर डेवलपमेंट. और इससे क्या होता है, पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है. दिस लीड्स टू सडन डिजास्टर्स अनएक्सपेक्टेड टू ह्यूमन. और यह जो होता है ये इसकी कोई कल्पना भी नहीं करता और तब ये घटनाएं घटती है. दिस कैन बी कॉल्ड एज मैन मेड डिजास्टर्स. तो देखिए बच्चों, इसे हम मानव निर्मित डिजास्टर्स या फिर आपदा भी कहते हैं. United Nations has defined the disaster as the sudden event that leads to the huge loss of life and property. यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपदा अर्थात ऐसी घटना जिसके कारण आकस्मिक रूप से अत्यधिक जनहानि तथा अन्य प्रकार की हानि होती है, यह उन्होंने डिजास्टर का एक डेफिनेशन डिफाइन किया है. वर्ड्स लाइक
ह्यूज एंड सडन आर इम्पोर्टेंट इन द डेफिनेशन। ह्यूज यानी बहुत बड़ी जो आकस्मिक आपत्ति आती है, और सडन यानी कि अचानक, ये सब अचानक से हो जाता है। As the disaster occurs suddenly, it cannot be predicted. ये अचानक होता है तो इसका prediction होता है क्या? कोई आपको पहले से ही पता चल के कोई आपत्ति आती है क्या? अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो आपको पहले से पता होता है क्या? नहीं। अगर अचानक से कहीं पे ज्वालामुखी फूट गया, वोल्केनो बाहर आ गया, तो उसका कोई prediction नहीं होता। Hence precautions are not possible. So इसलिए इसकी जो हम प्रबंधन है, पहले से इसकी तैयारी हम नहीं कर सकते इससे बचने की। ह्यूज लॉसेस टू द प्रॉपर्टी अक्योर इन द एरिया ऑफ डिजास्टर। जहाँ पे भी ऐसा होता है, यानी कि अचानक से पानी नदी में बाढ़ आ जाती है, या फिर अचानक से बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, भूकंप होता है, या फिर ज्वालामुखी आ जाता है, सो इससे वहां पर जो प्रॉपर्टी रहती है वो क्या होती है? डैमेज हो जाती है। देयर आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी ड्यू टू इंसिडेंसेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस। और इसका जो परिणाम है वो बहुत बड़े समय तक लोगों को भुगतना पड़ता है। वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ लाइक इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा आर अफेक्टेड बाय इट। इससे क्या होता है? इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, सामाजिक जीवन, जनजीवन विस्कलित हो जाता है, कल्चरल, पॉलिटिकल, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो एरियाज है, ठीक है, सो वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, कानूनी तथा प्रशासकीय, ऐसे सभी क्षेत्रों पर इसका परिणाम होता है। द लाइफ इन द एरिया ऑफ डिजास्टर डिस्टर्ब्स टोटली। और जहां पर भी ये घटना होती है वहां पर पूरा का पूरा एरिया जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। देयर इज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल इन डिस्ट्रेस। और क्या होता है कि ऐसी घटना जहां पर होती है वहां के लोग टेंशन में या फिर डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। Earlier we have studied various types of disasters and the measures to be taken. अपने क्लास 9 में तो जो अलग अलग प्रकार है डिजास्टर्स के, उसके बाद उसके संबंधी उपाय भी आपने लर्न किए हैं। None of the different disasters are similar. तो कोई भी दो आपदाएं या फिर डिजास्टर सेम नहीं होते। पीरियड ऑफ ईच डिजास्टर इज नॉट सेम। हर एक, यानी कि एक ही समय पर वोल्केनो नहीं आएगा और एक ही समय पर वेट एंड ड्राई फेमिनाइन नहीं होगा, साइक्लोन नहीं होगा, यानी कि दो घटनाएं एक साथ नहीं होती। सम डिजास्टर्स आर शॉर्ट टर्म वेयर एज सम आर लॉन्ग टर्म। कुछ डिजास्टर्स जो होते हैं अल्पकालीन होते हैं, बाकी के दीर्घकालीन होते हैं। रीजंस बिहाइंड ईच डिजास्टर आर आल्सो डिफरेंट। हर एक घटना के पीछे अलग कारण होता है। Depending upon the nature of disaster, it can be determined that which component of the environment will be affected more. और जो घटना घटने वाली है या फिर घटित होने वाली है तो उसका पर्यावरण पर किस तरह से इफेक्ट होगा, ये उसके बाद ही पता चल जाता है। आपको यहाँ पर और एक चीज पूछी है, which are two main types of disasters। तो अभी हम पढ़ेंगे कि आपदाओं के दो मुख्य प्रकार। Earlier we have studied the effects of various types of disasters and the precautionary measures to be taken in case any disaster happen। क्लास 9 पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि जो अलग अलग डिजास्टर्स के प्रकार है, उससे होने वाले जो परिणाम है और उससे होने से पहले जो प्रिकॉशन लिया जाता है, सावधानियां जो बरती जाती है, ये तो हमने पढ़ा। We can classify the disaster in other ways too। तो हम ये जो डिजास्टर्स है इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, लाइक कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर्स। कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर्स यानी कि प्रलयकारी आपदा इसको कहते हैं। इसका एग्जांपल है साइक्लोन्स इन ओडिशा, कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक्स ऑफ गुजरात एंड लातूर, फ्रीक्वेंटली बजिंग साइक्लोन्स इन कोस्टल आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये जो प्रलयकारी आपदा है, यानी कि अभी आपने पिछले साल पढ़ा है साइक्लोन्स इन ओडिशा, यानी कि ओडिशा में जो चक्रीय तूफान आया, उसके बाद गुजरात और लातूर की जो भूकंप की घटनाएं हैं जो हम सुनते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली बजिंग साइक्लोन्स इन कोस्टल आंध्र प्रदेश, और जो आंध्र प्रदेश का समुद्र का तट है, ठीक है, वहां पर जो चक्रीय तूफान आते हैं, ये सारी घटनाएं हम सुनते हैं। इसको हम कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर्स कहेंगे, प्रलयकारी आपदा इसे कहेंगे। which lead to total chaos, huge loss of life and property in respective region। और इससे क्या होता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, जनधन तो हानि होती है बड़े पैमाने पर, उसके बाद जो सामान्य जनजीवन है
ये शुरू होने में भी फिर टाइम लग जाता है। However, irrespective of all this, life has always returned to normal within short time. यानी कि वापस से सब ठीक होने में बहुत टाइम चला जाता है। Disasters making the impact for long duration are those whose after effects are either severe or severity increases with time. अभी यहाँ पर देखिए कि दूरकालीन परिणाम यानी बहुत ज्यादा समय तक जो परिणाम छोड़ने वाली आपदाएं हैं, ठीक है, सो उसका दुष्परिणाम भी गंभीर होता है। फॉर एग्जाम्पल फेमाइन, वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप, स्ट्राइक्स ऑफ वर्कर्स, राइजिंग लेवल ऑफ ओशंस, डिसर्टिफिकेशन एटसेट्रा। यानी कि अकाल, फेमाइन यानी कि अकाल पड़ना, वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों का नुकसान हो जाता है, स्ट्राइक्स ऑफ वर्कर्स काम बंद हो जाते हैं इसलिए कर्मचारी हड़ताल पर निकल जाते हैं, राइजिंग लेवल ऑफ ओशंस समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, डिसर्टिफिकेशन यानी कि बंजर रेगिस्तानी जमीन, ये जो सारी समस्याएं हैं ये बढ़ जाती है। ये कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर, ये जो पहला प्रकार है हमने पढ़ा, दैट इज प्रलयकारी आपदा। और दूसरा हमने पढ़ा डिजास्टर्स मेकिंग द इम्पैक्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, जो ज्यादा समय तक परिणाम करने वाले डिजास्टर्स है। ओके, सो चलिए बच्चों, ये तो हमने लर्न किया। अभी थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, लेट्स डिस्कस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस। यहाँ पर देखिए इमेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आपको इसको ऑब्जर्व करना है, इसका निरीक्षण करना है। Whether the places of disasters are known to you, क्या आप ऐसे इन ठिकानों को पहचानते हैं? Discuss the effects of the disasters on public life. तो ये जो घटनाएं घटित हुई है इसका सामान्य जनजीवन पर क्या परिणाम होता है, यह आपको चर्चा करनी है। How it could have been these disasters, और इन आपदाओं से कैसे बचाव कर सकते हैं। Discuss with your friends in the classroom, आपको अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ ही चर्चा करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा फ्लड यानी कि यहाँ देखो नदी को अचानक से बाढ़ आ गई, उसके बाद इसके कारण ये जो रेलवे लाइन है यहाँ पर पानी हो गया तो रेलवे स्टॉप्स हो गए। उसके बाद ये जो एक्सीडेंट्स है रेलवे के, एक्सीडेंट्स का भी यहाँ पर आपको परिणाम दिखता है। और भूकंप के कारण होने वाली ये घटनाएं हैं अर्थक्वेक के कारण। तो ये देखिए सम डिजास्टर्स कर्टेसी लोकमत लाइब्रेरी औरंगाबाद, यानी कि महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में औरंगाबाद की जो लोकमत लाइब्रेरी है उन्होंने ये कुछ जो पिक्चर्स है ये निकाले थे, तो ये हमारा टेक्स्ट बुक में यहाँ पर आ गए हैं। सो सर्च फॉर द वीडियो, आपको क्या करना है, इंटरनेट पर गूगल पे सर्च करना है वीडियो क्लिप्स ऑफ डिजास्टर्स एंड डिस्कस इन योर क्लास अबाउट इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स एंड रेमेडीज ओवर इट। तो इसके जो परिणाम है और इसके ऊपर जो उपाय है इसके बारे में आपको क्लास में चर्चा करनी है। क्या आप बता सकते हो बच्चों, हाउ कैन डिजास्टर्स बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन वेरियस क्राइटेरिया? क्या आप अलग अलग जो मापदंड है उनके आधार पर वर्गीकरण कैसे करोगे? सो देखिए ये भी हम लर्न कर लेते हैं। यहाँ पर ये टेबल है, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, जियोफिजिकल, बायोलॉजिकल एंड मैनमेड। जियोफिजिकल यानी कि भूभौतिक, लिख लीजिएगा, हिंदी में मैं बता रही हूँ। बायोलॉजिकल यानी जैविक, मैनमेड यानी कि मानव निर्मित। सो ये जियोफिजिकल में दो प्रकार आते हैं, एक आएगा जियोलॉजिकल, इसे आप कहेंगे भूगर्भीय, और एक आएगा एटमॉस्फेरिक यानी कि मौसम विभाग, वातावरणीय या फिर खगोल शास्त्रीय। उसके बाद बायोलॉजिकल में दो प्रकार आते हैं, एक तो प्लांट यानी कि वनस्पति जन्य होते हैं, एनिमल यानी कि प्राणी जन्य होते हैं, मैन मेड में अननोन जो किसी को पता नहीं, एंड इंटरनेशनल यानी कि हेतु पुरस्पर किए गए जो डिजास्टर से प्रकार है वो। सो चलिएगा जियोफिजिकल में, जियोलॉजिकल में एग्जाम्पल दिया है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी क्या, भूकंप। ये है भूगर्भीय, ठीक है, जो जमीन के अंदर से बाहर आता है अर्थक्वेक। वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, सुनामी आपने ये प्रकार सुना होगा। उसके बाद लैंडस्लाइड्स यानी कि भूप्रपात इसको कहते हैं, लैंडस्लाइड्स यानी कि जमीन खिसकना। लैंडफॉल यानी कि इसको भी जमीन कहीं पे जमीन का कोई हिस्सा गिरना। इरोजन यानी कि इसको आप कहेंगे प्रस्तर क्षारीकरण। अल्कलाइजेशन, फ्लडिंग, फ्लडिंग यानी कि क्या, कि जो नदी को बाढ़ आई, समुद्र में जो बड़े बड़े तूफान उठते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें नेचर से रिलेटेड है तो आप इसे कहेंगे जियोलॉजिकल। एटमॉस्फेरिक यानी क्या, मौसम विभाग, वातावरणीय या फिर खगोल शास्त्रीय। इसके एग्जांपल्स है हॉट एंड कोल्ड वेव्स यानी कि गर्म और ठंडी हवाएं बहना,
स्नो स्टॉर्म्स यानी कि बर्फ के तूफान, स्नोफॉल भारी मात्रा में बर्फवृष्टि होना, साइक्लोन्स यानी कि चक्रीय तूफान आना, हेलस्टॉर्म यानी कि ओले पड़ना, ड्राफ यानी कि आवर्षण अकाल, फ्लड यानी कि बाढ़ आना, मेटियोराइट्स का मतलब होता है उल्कापात, सनस्पॉट्स यानी कि सूर्य पर स्थित दाग और उनकी संख्या में परिवर्तन। ये जो सारी चीजें हैं ये नेचुरल होती है, ठीक है। सो जियोफिजिकल में, भूभौतिक में आ जाएगा जियोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक। बायोलॉजिकल में क्या आएगा, एक तो प्लांट यानी वनस्पति जन्य, इसमें होता है फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल में आग लग जाना, फंगल डिजीज स्प्रेडिंग, ब्लिस्टर यानी कि विषम ज्वर जो है संसर्गजन्य विषाणु जीवाणु वो फैलना, वीड यानी कि पीलिया, एक्वाटिक कैरेट ग्रास कॉमन ग्रास। तो यहाँ पर देखिएगा कि प्लेग के रोग जंतु है, विषम ज्वर है, कीटक है, विषैले प्राणियों का जो दंश है। सो ये जो सारी चीजें हैं यानी कि जंगल में ये सारी चीजें तो घटित रहती हैं, लेकिन इसमें भी एनिमल एंड प्लांट दो प्रकार आते हैं बायोलॉजिकल में। सो प्लांट में जो चीजें आती है तो देखिए कि जलपर्णी, एक्वाटिक यानी कि पानी में जो जलपर्णी है वो फैलना, उसके बाद कैरेट ग्रास और कॉमन ग्रास यानी कि हम उसको बोलते हैं ना कांग्रेस घास, तो वो घास का बढ़ना, उसके बाद है फॉरेस्ट फायर जंगल में आग लगना, फंगल डिजीज स्प्रेडिंग, ब्लिस्टर यानी कि जन्य रोग जो है वो फैलना जो प्लांट के कारण होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे एनिमल यानी कि प्राणी जन्य जो होते हैं वो होते हैं इन्फेक्शियस वायरसेस बैक्टीरिया। सो देखिए यहाँ पर संसर्गजन्य विषाणु प्राणियों के कारण फैलते हैं, फॉर एग्जांपल कॉलेरा, मलेरिया, हेपेटाइटिस, प्लेग हेता, विषम ज्वर, पीलिया, इन जैसे जो रोग जंतु है वो फैलना, इंसेक्ट्स यानी कीटकों का जो हमला होता है, बाइट ऑफ पॉइजनस एनिमल्स यानी विषैले जो प्राणी रहते हैं उनका जो दंश होता है, जंगली जानवरों का हमला होता है, ये सारी चीजें आ जाएगी बायोलॉजिकल के एनिमल के पार्ट में। मैन मेड में होते हैं मानव निर्मित, अननोन यानी कि जो पता नहीं, फॉर एग्जाम्पल पॉइजनस गैसेस निकलना, गैस का रिसाव होना, एटॉमिक टेस्ट यानी कि परमाणु परीक्षण, अनप्लान्ड एक्शन एक्सीडेंट यानी कि अनियोजित क्रियापघात, इंटरनेशनल जो आपदाएं है जो हेतु पुरस्सर की जाती है, फॉर एग्जांपल वॉर यानी कि युद्ध छेड़ना, फायर आग लगना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, फोर्स्ड माइग्रेशन यानी कि जबरदस्ती का किया गया स्थलांतर, टेररिज्म यानी कि दहशतवाद, रेप्स बलात्कार, चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूर, ये सारी समस्या आती है मैन मेड में, ये इंसान खुद अपने हाथों से करता है। सो टाइप्स ऑफ डिजास्टर का अगर डायग्राम आपको अगर ड्रॉ करना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो इसको एक बार आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। तो आपको अभी और 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, विच आर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, बाढ़ के विध्वंसक परिणाम कौन कौन से हैं बच्चों वो बताने हैं। उसके बाद है विच आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्राई फेमिन यानी कि शुष्क सूखा आने से क्या परिणाम होते हैं, विच आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के विध्वंसक परिणाम क्या है, व्हाट इज फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल में जो आग लगती है, और व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट और उसका जंगल पर यानी कि आजू बाजू के पर्यावरण पर क्या परिणाम होता है। सो चलिएगा इसके भी कुछ आंसर्स देख लेंगे। इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर यानी कि आपदाओं के, आपत्तियों के ये परिणाम है। वी हैव अंडरस्टूड द सीरियस इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन क्वेश्चंस। ऊपर के जो क्वेश्चंस हमने देखे, अभी जो 4 क्वेश्चंस, इससे तो हमें समझ में आ रहा है कि इसके परिणाम बहुत ही भयानक है। कोलैप्सिंग ऑफ ब्रिजेस यानी कि देखिए कोलैप्सिंग ऑफ ब्रिजेस यानी कि पुल जो होते हैं नदी के ऊपर, वो अचानक से जब पानी बहुत ज्यादा फ्लो में बहता है तो गिर जाते हैं। फ्लडिंग ऑफ कोस्टल विलेजेस, उसके बाद जो आजू बाजू के गांव होते हैं उसमें पानी घुस जाना। शॉर्टेज ऑफ फूड आर सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स यानी कि बाढ़ के कारण ये प्रॉब्लम होता है कि भोजन की कमी का निर्माण होता है उन लोगों के पास जो आपत्ति जो इस आपदा में यानी कि फ्लड के कारण। ये सारे एग्जाम्पल्स हम ने पिछले 2 साल पहले तो पढ़ा है कि महाराष्ट्र में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, उसके कारण लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा था। सो इसके बाद क्या हो जाता है बच्चों, कोलैप्सिंग ऑफ हाउसेस, घरों का गिरना, डेवलपिंग क्रैक्स इन लैंड, जमीन में क्रैक्स गिरना, आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी जब भूकंप होता है तब जमीन में दरार पड़ जाती है,
कई पे घरों के घर पूरे तहस नहस हो जाते हैं, ये भूकंप के परिणाम है। डिजास्टर्स लाइक फॉरेस्ट फायर एंड ड्राफ्ट आल्सो एडवर्सली इफेक्ट द एनवायरनमेंट, जो सूखा पड़ता है या फिर जो अचानक से जंगल में आग लग जाती है, इसके कारण भी पर्यावरण में बहुत ही गंभीर परिणाम होता है। However, what is exact nature of these disasters? लेकिन उसके बाद भी इनका निश्चित जो स्वरूप है वो हमको देखना है। Whether there are any changes in nature before the occurrence of disaster, क्या यह आपत्ति आने से पहले प्रकृति में कुछ बदलाव होते हैं। For how long the effects occur after the occurrence of disaster, और इस कारण जब क्या होता है कि जब ऐसी घटनाएं घटती है, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, फ्लड्स, तो इसके बाद इसके परिणाम कितने समय तक रहते हैं। हाउ, कैसे, इट नीड्स टू बी थिंक ओवर ऑल दिस एस्पेक्ट्स, इन सभी चीजों पर हमको विचार करना है। दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द डिजास्टर, यह हमें वो जो समस्या है उनका स्वरूप तथा विस्तार की कल्पना हमें आती है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में भी लर्न करेंगे। डिजास्टर्स डेफिनेटली अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन, देश की वित्त व्यवस्था पर आपदाओं के कारण निश्चित रूप से परिणाम होता है। दैट इफेक्ट इज ऑलवेज रिलेटिव टू डिजास्टर एंड इकोनॉमी, और यहाँ पर देखिए कि यह जो परिणाम है ये देश की या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है उस पर परिणाम करता है। इफ एनी पोर्ट इज डिस्ट्रॉयड, देयर आर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी ड्यू टू ह्यूज एक्सपेंसेस ऑन इट्स रिकंस्ट्रक्शन। जहां पर बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं तो उनका पुनर्निर्माण करने पर अधिक निधि खर्च होने के कारण वहां पर इकोनॉमिकल जो है वो इफेक्ट हो जाता है। एन इफेक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन सोशल लीडरशिप इज दैट इफ लोकल लीडरशिप इज नॉट स्ट्रांग इनफ, सिटीजन बिकम कंफ्यूज्ड। अभी देखिए यहाँ पर सामाजिक नेतृत्व पर इसका परिणाम होता है, यानी कि जो लोकल नेतृत्व करने वाले लोग हैं अगर वो प्रभावी नहीं है तो वहां के नागरिक कंफ्यूज हो जाते हैं, दिशाहीन बन जाते हैं। इट अफेक्ट्स देयर पार्टिसिपेशन इन रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को आपदा से बचाना, रेस्क्यू करना, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो रहते हैं और रिहैबिलिटेशन और उनका जो पुनर्वसन हम कहते हैं कि उनके संबंधित ये सब एक्टिविटीज, इसके लिए लोग जो है गवर्नमेंट और जो सामाजिक संस्था इन पर डिपेंड रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स अराइज ड्यूरिंग द डिजास्टर्स, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं लोकल बॉडी में वो भी इससे डेवलप हो जाते हैं। इफ लोकल गवर्निंग बॉडीज आर अफेक्टेड बाय डिजास्टर्स, रिलेटेड डिपार्टमेंट कैनॉट आंसर द प्रॉब्लम्स ऑफ डिजास्टर्स एफिशिएंटली। अगर जो वहां पर स्थानिक स्वराज्य संस्था है उनको ही खुद हानि पहुंची है तो उसके अंतर्गत अन्य विभाग भी इन आपदाओं का सक्षम रूप से सामना नहीं कर पाते। All the concerned departments are affected by disasters and thereby entire system collapses। और इससे क्या होती है, पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाती है, डगमग जाती है। कंप्लीट द चार्ट, आपको एक चार्ट कंप्लीट करना है बच्चों। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑकर्स विद डिजास्टर्स, डिजास्टर्स के कारण बहुत सारी समस्याएं आती है। इन द कंसेप्ट मैप डिफरेंट इफेक्ट्स आर मेंशन्ड, रीड इट एंड फिल द ब्लैंक प्लेसेस। आपको कुछ यहाँ पर एक मैं चार्ट दिखाऊंगी, उसको फिल करना है। लेट्स थिंक, उससे पहले आपको सोचना है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन योरसेल्फ एंड सराउंडिंग इफ एनी एक्सीडेंट लाइक डिजास्टर ऑकर ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स ऑन प्लेग्राउंड और इन स्कूल। अगर आप मैदान पर स्कूल के खेल रहे हो, उस समय कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका परिणाम आप पर या फिर आपके आसपास के परिसर पर क्या होगा, इसके बारे में आपको विचार करना है। सो देखिए, डिजास्टर से रिलेटेड ये जो चार्ट है ये आपको कंप्लीट करना है, ये रहेगा आपका होमवर्क बच्चों। तो मैं आपको हिंदी में ये सारी कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। डिजास्टर यानी आपदा, एक तो इकोनॉमिकल क्या है जिसका वित्तीय व्यवस्था पर क्या परिणाम पड़ता है, सोशल यानी सामाजिक जीवन पर क्या परिणाम है, एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणीय, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल पर क्या परिणाम होता है, पॉलिटिकल क्या परिणाम है, और मेडिकल यानी के चिकित्सकीय। तो देखिए, डिजास्टर में इकोनॉमी, सडन इंक्रीज इन फंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पर क्या होता है, बड़े पैमाने पर क्या होता है, फंड इंक्रीज, अधिक निधि खर्च हो जाता है। शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स, डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, विकास के अन्य घटकों पर जो पैसा है वो ज्यादा खर्च करने पर पैसों की कमी निर्माण हो जाती है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो सामाजिक जीवन पर क्या परिणाम होते हैं ये आपको ढूंढकर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एनवायरमेंटल यहाँ पर बताया है पर्यावरणीय,
पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग्स, ड्राइंग आउट ऑफ वाटर सोर्सेस। सो क्या होता है कि पर्यावरणीय हानि, इमारतों की हानि या पूर्णतः फिर वो गिर जाना। ड्राइंग आउट ऑफ वाटर सोर्सेस यानी कि पानी के जो सोर्सेस है उसमें सूखा पड़ जाना। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, पानी दूषित होना। स्टिंकी पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट ड्यू टू डीकंपोजिंग कॉर्प्सेस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। मनुष्य या प्राणियों के मृत शरीर सड़ने के कारण जो एक दुर्गंधि युक्त सभी पर स्मेल फैल जाती है पूरे वातावरण में और वातावरण प्रदूषित हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल, प्रशासकीय व्यवस्थापकीय क्या दुष्परिणाम होते हैं। स्ट्रेस ऑन वर्कर्स, कोलैप्सिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कामकाज पर तनाव पड़ जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर उसका परिणाम होता है, सुख सुविधा की कमी आ जाती है। पॉलिटिकल, राजनीतिक क्या होता है परिणाम, वो आपको लिखना है ढूंढकर। मेडिकल, मेडिकल में देखिए इंजुरीज, लोग घायल हो जाते हैं। इमोशनल, मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, मानसिक भावनिक तनाव। इंक्रीज इन एपिडेमिक्स, महामारी फैल जाती है। डेथ ऑफ विक्टिम्स, और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी इस कारण होती है। सो आपको ये जो 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1 सोशल एंड पॉइंट नंबर 2 पॉलिटिकल, ये आप गूगल पर सर्च करके भी लिख सकते हो, ठीक है। सो चलिए, यूज योर ब्रेन पावर, थोड़ा दिमाग चलाओ। डिपेंडिंग अपॉन अबव इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर्स ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स। आपने रेल दुर्घटना के बारे में तो सुना होगा, तो आपको क्या करना है, तो उसके जो परिणाम होते हैं वो आपको उसके ऊपर एक नोट बनानी है और आपके टीचर्स को दिखाना है। यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर, यानी कि आपदाओं का स्कोप एंड नेचर, यानी कि उनका स्वरूप और विस्तार क्या है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्कोप ऑफ डिजास्टर, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मस्ट बी थॉट ओवर। कुछ चीजें दिमाग में आ जाती है, तो पहला है प्री डिजास्टर फेज, यानी कि आपदा के पहले का समय क्या होगा। उसके बाद वार्निंग फेज क्या होगा, संकेत समय होता है। देन इमरजेंसी फेज क्या होती है, आपातकालीन समय क्या होता है। रिहैबिलिटेशन फेज, यानी कि पुनर्वसन का भी समय रहता है। रिकवरी फेज, यानी कि प्रतिशोधन का काल होता है। एंड रिकंस्ट्रक्शन फेज, यानी कि पुनर्निर्माण का भी काल होता है। सो थोड़ा सा सोचो, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ द डिजास्टर ऑफ फ्लड विद द हेल्प ऑफ 6 पॉइंट्स गिवन बिसाइड। यहाँ पर जो 6 पॉइंट्स दिए हैं, इसके अनुसार आपको जो पानी यानी कि जो बाढ़ के दुष्परिणाम है, सो वो आपको लिखने हैं। Taking into consideration the nature and scope of disaster, only 3 aspects of disasters are important for common citizens. तो यहाँ पर देखिए कि इन आपदाओं के स्वरूप और विस्तार का अगर हम सारी जगहों से अगर सोचे, तो आम आदमी की दृष्टि से आपदाओं के 3 भाग संवेदनशील है। वो कौन से? एक तो रहती है फेज ऑफ इमरजेंसी बच्चों, यानी कि आपातकालीन स्थिति हम इसे कहते हैं। Important character of this phase is that maximum lives can be saved by quick action during this phase only. इस स्थिति की विशेषता अर्थात इसी समय अधिक वेग से प्रयास करके हम अधिक से अधिक लोगों के प्राण बचा सकते हैं। Various actions like search and rescue operations, यहाँ पर खोज और बचाव कार्य होता है। Medical assistance, यानी कि चिकित्सकीय मदद, डॉक्टरों की हेल्प ली जाती है। फर्स्ट एड होता है, प्रथमोपचार किए जाते हैं। रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज, जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है उस पर इफेक्ट होता है, यानी कि हमारा जनसंपर्क उनसे टूट जाता है तो उसको रिस्टोर करना पड़ता है। रिमूविंग द पीपल फ्रॉम अफेक्टेड एरिया, जिस जगह पर वो घटना हुई है वहां से लोगों को बचाया जाता है। एक्सपेक्टेड इन दिस फेज, इस फेज में, फेज ऑफ इमरजेंसी में ये सारी चीजें मैटर करती है। ग्रेविटी ऑफ डिजास्टर कैन बी एस्टिमेटेड इन दिस फेज ओनली, और इसी समय आपदाओं का अनुमान लगाया जाता है फेज ऑफ इमरजेंसी में। सेकेंड फेज है ट्रांजिशनल फेज, यानी कि संक्रमणावस्था इसे कहते हैं। रिहैबिलिटेशन वर्क इज स्टार्टेड इन दिस फेज आफ्टर द सबसिडेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। इसी परिस्थिति में आपदा कम होने पर आपदा निवारण या पुनर्वसन का काम शुरू होता है। इट इंक्लूड्स क्लियरिंग ऑफ डेब्रिज, तो यहाँ पर देखिए क्या किया जाता है। डेब्रिज यानी कि जो ढेर लग जाते हैं मिट्टी के या फिर कचरे के, तो उनको हिलाना। रिस्टोरिंग वाटर सप्लाई, पानी के नलों को ठीक करना। रिपेयरिंग रोड्स, रास्तों की दुरुस्ती, सो दैट इट विल हेल्प टू ब्रिंग नॉर्मलसी इन पब्लिक लाइफ,
इससे जनजीवन पूर्व स्थिति में आने के लिए मदद हो जाती है। रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फेज। आपदग्रस्तों के पुनर्वसन करने का काम यह इस योजना का महत्वपूर्ण काम है। जनरली different institutes offer the monetary and other types of help to such people। तो देखिए यहाँ पर सामान्यतः ऐसे नागरिकों की अलग अलग संस्थाएं पैसों या फिर अलग अलग प्रकार की मदद करते हैं। It helps to soothe the mental stress at the earliest if these victims are offered with the permanent mean of earning livelihood and this is true rehabilitation। तो देखिए स्थायी रूप से उद्योग धंधे या फिर अन्य आमदनी के साधन उपलब्ध कराने से वहां पर लोगों को जो मेंटल स्ट्रेस यानी मानसिक परेशानियां जो होती है वो कम होने में समय लगता है, कम से कम समय में वो हो जाता है और उसका वास्तविक दृष्टि से इसे हम ट्रू रिहैबिलिटेशन पुनर्वसन कहेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती है बच्चों। थर्ड वाला जो परिणाम है वो रिकंस्ट्रक्शन फेज होता है यानी पुनर्निर्माण। दिस इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड फेज और ये बहुत ही कठिन समस्या है। दिस फेज बिगिंस इन ट्रांजिशनल फेज। इसकी शुरुआत ही संक्रमणावस्था में होती है। पीपल रिकंस्ट्रक्ट देयर बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज लाइक रोड्स एंड वाटर सप्लाई आर रिस्टोर्ड। यहाँ पर क्या होता है कि जो नागरिक है अपनी जो बिल्डिंग्स हैं उनको पुनर्निर्मित करना, रास्ते हैं या फिर वाटर सप्लाई की जो सुविधा है, ये सारी चीजों को दुरुस्त करने में टाइम लग जाता है। फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर रिस्टार्टेड। उसके बाद कृषि व्यवसाय पूर्ववत शुरू होता है। However, it takes long time for reconstruction। लेकिन यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन फेज में बहुत ज्यादा समय लगता है। Planet Earth has experienced many natural disasters। आज तक पृथ्वी पर बहुत सारी प्राकृतिक समस्याएं या फिर डिजास्टर्स हो गई। Listening to the description of those disasters brings numbness to the mind। और जब हम ये सब सुनते हैं ना तब हमारा दिमाग बहुत ही सुन्न हो जाता है। Most of the disasters are related unprecedented situations have been occurred in the Asian continent and region of Pacific Ocean। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा एशिया का महाद्वीप है या फिर प्रशांत महासागर है, यहाँ पर ये सारी समस्याएं बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। Huge loss to the life and the planet Earth has been occurred due to such disasters। बहुत सारा जो लॉस है जीवन का यानी कि इससे पृथ्वी और सजीवों का बहुत सारा नुकसान होता है। Generally such conditions of natural imbalance have been arisen due to greed of economic progress of human being। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारी समस्याओं के कारण जो नेचुरल इम्बैलेंस है वो तैयार हो गया है। In reality, old problems of several years have become worse। वास्तविक रूप से देखा जाए तो अनेक वर्षों पुरानी समस्याओं ने उग्र रूप धारण करने की शुरुआत की है। जैसी देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, इट्स इंक्रीजिंग नीड्स, उसके कारण बढ़ती हुई जरूरतें, एमर्जिंग प्रॉब्लम्स आउट ऑफ इट आर नाउ आर द एक्सट्रीम एंड, और उसके कारण बढ़ती हुई समस्याएं। ये सब है, ये अभी गंभीर अवस्था में है। Such disasters have been increased after the World War II। इस तरह की समस्याएं जो दूसरा महायुद्ध हुआ था उसके बाद ही ये सारी समस्याएं शुरू हुई है। Condition of instability arises in the country due to various reasons like economic inequality। देखिए कि सामाजिक विषमता जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाती है, racial एंड रिलीजियस डिफरेंसेस बढ़ जाती है, आनुवंशिक तथा धार्मिक प्रथा, ये सब जो कारण है इनके कारण इंसिडेंसेस लाइक टेररिज्म। इसके बाद क्या होता है कि टेररिज्म यानी आतंकवाद, एब्डक्शन, अपहरण, सोशल डिफरेंसेस हैव बीन अ रूटीन नाउ, और सामाजिक संघर्ष, ये सारी घटनाएं घटती ही रहती है। प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज अंडर बैन इन डेवलप्ड कंट्रीज। विकसित देशों में अनेक घातक रसायनों का उत्पाद करने अथवा उपयोग करने के लिए मनाही की है। However, production of either same or those chemicals which can wipe out the human race is common in developing and poor countries। परंतु विषैले यानी कि जो जहरीले या फिर मनुष्य के विनाश का कारण होने वाले जो रसायन है, इसका उत्पादन विकसित तथा अविकसित देशों में खुले आम किया जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, डू यू नो बच्चों, क्या आप जानते हो इन 2014 यानी 2014 में
There had been a huge landslide in the village मालिन, तालुका अंबेगांव, डिस्ट्रिक्ट पुणे में, पुणे जिले में अंबेगांव तालुका में मालिन गांव की ये घटना घटित हुई थी. Following is the image of the school reconstructed after the disaster. ये घटना होने के बाद इस तरह से वापस से स्कूल का पुनर्निर्माण किया है. ये इसका छायाचित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. Another such threat to human being is from the atomic energy plants. बच्चों, परमाणु भट्टियों से देखो मनुष्य को भी खतरा रहता है. रेडिएशन, इससे क्या होता है? रेडिएशन लीकेज occurred after a blast in atomic energy plant at Chernobyl, रशिया. रशिया में चेर्नोबिल परमाणु भट्टी में विस्फोट के कारण किरणों का रिसाव हुआ था. इट्स इल इफेक्ट्स आर स्टिल एक्सपीरियंस्ड इन द रीजन. वहां पर इसके दुष्परिणाम आज भी महसूस किए जाते हैं. This atomic energy plant was only used for electricity generation. इस परमाणु भट्टी का उपयोग सिर्फ बिजली निर्माण के लिए किया जाता था. And nowadays many countries are equipped with atomic energy. आज के युग में बहुत सारे देश परमाणु संपन्न हैं. Out of this, risk of radiation leakage is increasing due to carelessness. और असावधानी बरतने के कारण ही जो किरणोत्सर्जन का खतरा वो बढ़ता जा रहा है. Hence, इसलिए importance of disaster management has become the foremost need of almost all the nations. इसलिए सभी राष्ट्रों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपातकालीन व्यवस्थापन यह बहुत बड़ा एक चीज है उनको जिस पर काम करना है. In fact, it is not necessary for citizens of all countries because they are the main sufferers in any types of disaster. देखिए, वैसे ही या उससे अधिक देश के नागरिक जो है, तो क्योंकि आपदाएं आने पर क्या होता है, नागरिकों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो वहां की सरकार को ये सारी चीजें करना बहुत ही जरूरी है. Hence, direct participation of citizens in disaster management is highly necessary. So क्या होता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है वो बढ़ना बहुत ही जरूरी है. सिमिलरली, डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम शुड बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन, टाइम एंड नेचर ऑफ द डिजास्टर. आपातकालीन प्रबंधन में जन सहभाग तो जरूरी है, लेकिन ऐसी योजनाओं में स्थान, समय, आपदाओं के अनुसार जो चेंजेस है वो करना ये बहुत ही जरूरी चीज हो चुकी है. इट शुड बी ओवरकम. इस पर मात करना बहुत ही जरूरी है. कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हैज बीन अराइजन आउट ऑफ दिस ओनली. इसी से ही आपदा प्रबंधन यह जो चीज है बच्चों, ये संकल्पना का निर्माण हुआ है. डिजास्टर मैनेजमेंट यानी क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये हम लर्न करेंगे. डिजास्टर में बी माइनर और मेजर. देखिए बच्चों, आपदा छोटी या बड़ी हो सकती है, शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम हो सकती है, अल्पकालीन या दीर्घकालीन. इट शुड बी ओवरकम एंड इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर इट. इससे आपको बाहर निकलना ही पड़ता है और इस पर जो प्रबंध है उसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए. देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन. जन सहभाग और आपदा प्रबंधन का रिश्ता बहुत ही नजदीक है. डिजास्टर मैनेजमेंट इज इधर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर्स और मेकिंग अरेंजमेंट्स टू फेस इट और एटलीस्ट अचीव द एबिलिटीज टू फेस इट. आपदाओं को टालना, उनका सामना करना, इसके लिए योजना तैयार करना, इसकी क्षमता प्राप्त करना, इसी को आप क्या कहते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, इनफैक्ट इज एक्सीडेंट. इसको हम क्या कहेंगे? एक प्रकार का एक्सीडेंट या फिर नुकसान कहेंगे, दुर्घटना कहेंगे. व्हाट शैल वी डू इन सच सिचुएशन? ऐसी परिस्थितियों में एज अ ह्यूमन बीइंग, देश के नागरिकों की एक रूप में हमें क्या करना चाहिए? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, आवर बिलोंगिंग एंड एनिमल्स. हम खुद को, हमारे लोगों को और हमारे जो प्राणी है उनको कैसे बचाएंगे? इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट देयर शुड बी एन अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द लॉसेस. आपदा प्रबंधन में आपदा आने पर प्रथम उस आपदा के कारण होने वाला नुकसान किस प्रकार कम से कम हो, इस दृष्टि से प्रयत्न करना बहुत ही आवश्यक है. सो बच्चों देखिए, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर्स मैनेजमेंट दिए हैं, आपदा प्रबंधन के उद्देश्य. नंबर 1, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में. Number 1, saving of human life during the calamity and release of the people. आपदाओं के समय मानवीय समाज में होने वाली हानि दूर कर लोगों को बचाना.
Number 2, supply of essential commodities of the people to reduce the effect of disaster. जीवनावश्यक वस्तु आपदाग्रस्त लोगों तक उचित रूप से पहुंचाकर आपदाओं की तीव्रता और उसके पश्चात आने वाले दुख को कम करना. Number 3, to restore the human life in the region by creating reconciliation in disaster. आपदाग्रस्त मानवीय जीवन पुनः सुचारू रूप से शुरू कर उस प्रदेश का मानवीय जीवन पूर्व स्थिति में लाना. नंबर 4, रिहेबिलिटेट डिजास्टर विक्टिम्स. आपदग्रस्तों का पुनर्वसन योग्य रूप से करना. एंड नंबर 5, कंसिडरिंग प्रोटेक्टिव मेजर्स इन डिजास्टर. आपदाओं के संरक्षणात्मक उपायों का नियोजन कर such disasters will not reach in future and take care to reduce their intensity. और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, उसके दुष्परिणाम नहीं होंगे, इसके लिए उसकी तीव्रता कम हो, ऐसी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए. तो देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट इज अचीविंग और टाइम टू टाइम इंप्रूविंग द एबिलिटी टू फेस द डिजास्टर्स. कि आपदा प्रबंधन में आपदा पर आने वाले जो प्रथम उस आपदा के कारण होने वाला नुकसान है वो कम से कम हो, इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए. थ्रू साइंटिफिक एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस ऑफ डाटा. सर इसके लिए क्या करना है कि जो वैज्ञानिक सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा तथा सूचनाओं के पृथक्करण द्वारा जो भी कर सकते हैं आप, ठीक है, सो वो आपको इनिशिएटिव यहाँ पर लेना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, प्रिपेयरिंग द एक्शन प्लान थ्रू स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक प्रिवेंटिव मेजर्स. यानी कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपदा प्रतिबंधात्मक उपाय योजना आपको समझनी चाहिए. Rehabilitation and reconstruction and executing that plan is nothing but the management of disaster. Disaster management यानी क्या कि ऐसी परिस्थिति में पुनर्वसन जो होता है, पुनर्निर्माण जो होता है, उसका जो एक प्लान बनाया जाता है, executing that plan. So इसी को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर. डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. और अभी डिजास्टर मैनेजमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट और दूसरा है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट. यानी कि आपदा पूर्व पहले घटने वाला और पोस्ट यानी कि बाद में, यानी कि आपदा होने के बाद में हमें क्या करना चाहिए. सो देखिए यहाँ पर प्री डिजास्टर में दिस इंक्लूड्स द कंप्लीट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग टू फेस एनी टाइप ऑफ डिजास्टर. इसमें किसी भी प्रकार की डिजास्टर का सामना करने के लिए संपूर्ण रूप तैयार होने के लिए जो प्रिपरेशन है, पूर्व तैयारी करना जरूरी है. उसके लिए प्रथम नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द प्रो डिजास्टर एरियाज. आपदाग्रस्त अथवा आपदा प्रवृत्त जो एरियाज है उनको पहचानना. नंबर 2, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर एंड प्रोबेबल साइट्स ऑफ डिजास्टर्स थ्रू प्रेडिक्टिव इंटेंसिटी मैप्स एंड हजार्ड मैप्स रिस्पेक्टिवली. सो जो प्रेडिक्टिव इंटेंसिटी मैप्स है, इनकी मदद से जो डिजास्टर्स आने यानी कि डिजास्टर की जो तीव्रता है और हजार्डस मैप्स द्वारा आपदाओं की संभावना होने वाली स्थानों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं. नंबर सी, गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. आपदा प्रबंधन के लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण लेना. एंड नंबर डी, इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट अमंग द जनरल पब्लिक थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मास मीडिया एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट. आम आदमी को भी आपदा प्रबंधन तथा निवारण की अनुभूति देना, इसके लिए सभी स्तर पर प्रशिक्षण, प्रसार व्यवस्था और जानकारी के स्रोत उपलब्ध कर लेना तथा अन्य लोगों को जानकारी पहुंचाना, ये सारी चीजें बहुत ही मैटर करती है. अभी पोस्ट डिजास्टर हमें क्या करना चाहिए. नंबर 1, प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ नेसेसरी हेल्प टू विक्टिम ऑफ डिजास्टर. जहां पर घटना हुई है वहां पर लोगों को ऑल नेसेसरी हेल्प पहुंचाना. पार्टिसिपेशन ऑफ प्रेफरेबली लोकल पीपल सेव्ड फ्रॉम द डिजास्टर इन अरेंजिंग द हेल्प टू विक्टिम. बचे हुए स्थानिक निवासियों द्वारा ही मदद कार्यों को प्राधान्य देना. नंबर 3, क्विक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर. आपदाओं के पश्चात बिल्कुल समय न खोते हुए एक नियंत्रण विभाग आपको निर्माण करना है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सेंटर्स. जैसे डिजास्टर का प्रकार है उस प्रकार ही आपको वो कंट्रोल टाइप जो है वहां पर वो निर्माण करना पड़ेगा. नंबर 4, कैटेगराइजेशन ऑफ द हेल्प मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम कंट्रोल सेंटर. नियंत्रण विभाग वाला आने वाला जो मदद कार्य है उसको विभागना पड़ेगा. डिलीवरिंग द मटेरियल टू विक्टिम्स एंड कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ द हेल्प. जरूरतमंद लोगों तक वो चीजें पहुंचाओ और उसका आपको लगातार क्या करना है, रिव्यू भी लेना है. बीइंग ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर रेस्क्यू. और आपदा निवारण 24 घंटे कार्यक्षम और कार्यरत रखना, ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है. यहाँ पर देखिए आपको निरीक्षण करना है. ऑब्जर्व द डिजास्टर साइकिल गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन ईच एस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर ऑफ अर्थक्वेक. कि अर्थक्वेक तो आपको पता है यानी कि भूकंप. इस डिजास्टर के कारण एक जो चक्र बनाया गया है वो हम अभी लर्न करेंगे.
मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स मैनेजमेंट साइकिल, आपदाकालीन नियोजन चक्र के मुख्य भाग। नंबर 1 देखिए, हम शुरुआत कर देते हैं यहाँ पर कि preparedness, a plan is chalk and get the quick response from general public and administration। कि यहाँ पर क्या होता है, ऐसी योजना बनाई जाती है जिससे सामान्य नागरिक और प्रशासन का प्रतिसाद मिलता है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर जो होता है, आपदा का आघात हम बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर रिव्यूड। यह घटक आपदा प्रबंधन और आपदा के अलग अलग तीव्रता की सापेक्षता की जानकारी लेता है। उसके बाद जो रिस्पॉन्स है, प्रतिसाद, दुर्घटनाओं का जो प्रतिसाद, रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर इज टू बी गिवन इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट्स। ऐसी घटना घटने के बाद ही आपको प्रतिसाद तुरंत देना पड़ता है, रिस्पॉन्स इमीडिएट चाहिए। दिस फैक्टर इज फॉलोड बाय द डिजास्टर स्ट्राइक इन दिस साइकिल। और यह घटक इस चक्र में आपदाओं के घटित होने के बाद ही होता है। उसके बाद आ जाता है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनरुत्थापन, यानी कि इज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन इमरजेंसी मेजर्स एंड नेशनल प्रोग्रेस। राष्ट्रीय प्रगति और आपातकालीन उपयोजना का मध्य जो है वो होता है रिसर्जेंस। रेस्टोरेशन इज अ स्टेज यूज्ड फॉर द वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द नेशन। सो ये जो रेस्टोरेशन होता है वो राष्ट्रहित और पुनर्वसन के लिए उपयोग में लाया जाता है। देन होता है रिस्टोरेशन, यानी कि पूर्ववत्ता। दिस इज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन मेजर्स आफ्टर डिजास्टर एंड नेशनल डेवलपमेंट। जब डिजास्टर्स हो जाते हैं उसके बाद जो नेशनल डेवलपमेंट है उसके लिए रिस्टोरेशन यानी पूर्ववत्ता, यानी कि दुर्घटना के बाद जब जनसेवा तहस नहस होती है तब गांव या शहर का संपूर्ण रूप से पुनर्वसन करने के लिए जो समय लगता है, दिस स्टेप इज यूजफुल फॉर प्रोग्रेस ऑफ नेशन एंड रिहैबिलिटेशन। तो इसे आप रिस्टोरेशन कहते हैं। Preparation, plan is prepared to minimize the destruction in any disaster it occurs। पूर्व तैयारी में ऐसी घटना बाद में ना हो, अगर हो भी जाती है तो इसका आपको किस तरह से आप इसको कंट्रोल में रख सकते हैं, इसका आपको प्रिपरेशन करना है। एंड रिडेम्पशन यानी कि विमोचन, प्लान फॉर मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द सोसाइटी एंड कंट्री। आपदा का लोगों और देश पर कम से कम परिणाम कैसे होगा, इसका एक आपको सोच विचार कर चार्ट बनाना पड़ता है। सो दीज आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स मैनेजमेंट साइकिल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी डायग्राम आपको आ सकता है एग्जाम में, इसको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। आपको अभी एक छोटा सा काम दिया गया है, दैट इज which factors will you consider while designing the pre-disaster management plan for your school or home। आपके घर या फिर स्कूल के संदर्भ में जो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है तो आप कौन कौन सी चीजों पर विचार करोगे। प्रिपेयर सर्वे रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर्स की मदद से एक सर्वे रिपोर्ट बनाओ। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, दो अवॉइडेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज इम्पॉसिबल, लॉस आउट ऑफ इट कैन बी मिनिमाइज्ड। प्राकृतिक समस्याओं को टालना असंभव होता है परंतु इस कारण होने वाली हानि और उसका परिणाम कम करना पॉसिबल है। However, man-made disasters can be avoided, तो हम मानव निर्मित डिजास्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं। हेल्पिंग ईच अदर इन द क्राइसिस ऑफ डिजास्टर इज आर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिजास्टर कोई भी हो लेकिन ऐसे समय में एक दूसरे की मदद करना यह हमारी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नैतिक जिम्मेदारी है। स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, in case of disaster an authority has been established at the level of government। आपदा प्रबंधन संदर्भ में प्रशासकीय स्तर पर प्राधिकरण की एक स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है। फॉलोइंग फ्लो चार्ट इंडिकेट्स द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम नेशनल टू विलेज लेवल। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हैज बीन पास्ड इन आवर कंट्री। देखिए बच्चों, राष्ट्रीय स्तर से गांव के स्तर तक अगर कोई भी डिजास्टर आ जाता है तो आपदाएं प्रबंधन अंतर्गत नियंत्रण तथा निवारण का काम कैसे चलता है यह अभी हम पढ़ेंगे। और हमारे देश में आपदा प्रबंधन कानून 2005 से लागू किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से हमारे कंट्री में लागू हो चुका है। सो दिस इज द चार्ट बच्चों, देखिए अभी हम पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग प्रिकॉशनरी वार्निंग, सावधानियों की चेतावनी देने वाले संस्थान। एक तो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष कौन रहते हैं, पंतप्रधान खुद रहते हैं। उसके बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चेयरमैन चीफ मिनिस्टर। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन कलेक्टर यानी कि जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण अध्यक्ष जिलाधिकारी रहते हैं। और इसके नीचे आ जाता है तालुका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन तहसीलदार। तालुका लेवल पर अगर ये स्कीम है तो इसके तहसीलदार अध्यक्ष रहते हैं। एंड दीज आर अदर सोशल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, अन्य सामाजिक निजी संस्थाएं इनसे जुड़कर काम कर सकती है। देखिए कि यहाँ पर जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि फॉर एग्जांपल पुणे जिले में अगर ऐसी घटना होती है तो यहाँ पर सिस्टम इन्वॉल्व इन एक्चुअल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन वर्क। सो जिलाधिकारी जो है वो आपदाग्रस्त भागों में प्रत्यक्ष रूप से छुटकारा, रक्षा और मदद कार्य करने वाला स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। देन विलेज लेवल कमेटी चेयरमैन सरपंच रहते हैं अगर गांव में ऐसी घटना घटती है। एंड जनरल पब्लिक यानी कि आम जनता जो है वो इनसे जुड़ी रहती है। आम जनता को इनसे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि इन्होंने उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। लेकिन ये जो कानून बना है, ठीक है, आपदा प्रबंधन कानून 2005 से, ये जो लोग हैं इनकी जिम्मेदारी रहती है एज पर दैट लेवल। नेशनल लेवल पर होगा तो पंतप्रधान ने उनकी अध्यक्ष रहेंगे, स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर, तालुका लेवल पर तहसीलदार और विलेज लेवल पर सरपंच। सो आपको क्या करना है, विजिट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और तालुका तहसीलदार ऑफिस एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। जिलाधिकारी कार्यालय तथा तहसीलदार के कार्यालय को भेंट देकर आपदा निवारण काम की जानकारी आपको कलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकरण जो है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन स्कीम। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर जब जिला लेवल पर यह घटना घटती है, ठीक है, तो वहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, जिलाधिकारी रहता है, कलेक्टर रहता है। कलेक्टर इज प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। सो वो क्या करता है, योग्य निर्देश देता है, कार्यान्वयन करता है तथा उससे प्राप्त जानकारी की रिपोर्ट लेता रहता है। एंड रिव्यूज द एंटायर सिस्टम, और नियंत्रण रखना है इन सभी कार्यों का उचित नियोजन करना किसका काम है, कलेक्टर का काम है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग द स्कीम फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक जिले की प्रत्येक प्रकार के आपदाओं के लिए उचित योजनाएं बनाकर सेपरेटली फॉर ईच टाइप ऑफ डिजास्टर एंड गेटिंग दो सैंक्शन फ्रॉम स्टेट लेवल अथॉरिटीज, और उनको राज्य सरकार से वो जो है काम, वो योजना बनाकर उसको राज्य सरकार से फिर अप्रूव, सैंक्शन करके लेना पड़ता है। ये सारी जिम्मेदारियां कलेक्टर की होती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर कंट्रोल यूनिट, जिला निहाय आपदा नियंत्रण कक्ष कौन से है। District control unit is established immediately either after the impact of disaster or getting intimation about it. अगर आपदाओं के आघात की पश्चात आपको पता चलता है, पूर्व सूचना मिलती है, तो आपको जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना या फिर इमीडिएटली वो घटना होने के बाद जिला नियंत्रण कक्ष वहां पर एक्टिव करना पड़ता है। It reviews about various aspects of disasters and contact with various agencies like Army, Air Force, Navy, Telecommunication Department, पैरामिलिट्री फोर्सेस एक्सेट्रा फॉर गेटिंग हेल्प। और देखिए मदद के लिए यहाँ पर उनको जानकारी, अतिरिक्त मदद के लिए और निरंतर जांच के लिए केंद्र राज्य के विभिन्न घटकों से यानी कि भूसेना, वायुसेना, नौसेना, दूरसंचार, यातायात, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनसे निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है। It also responsible for coordinating with various voluntary organizations for their help in disaster management. जिले के स्वयंसेवक जो संगठनाएं होती है उनको एकत्रित कर आपदा निवारण कामों में उनका उपयोग करना, यह जिम्मेदारी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर कंट्रोल यूनिट की होती है। सो बच्चे यहाँ पर देखिए गूगल पर आपको क्या सर्च करना है, यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट क्या काम करता है, एशियन डिजास्टर रिडक्शन सेंटर का काम है, क्या काम करता है, एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर है, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, एंड यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी क्या जिम्मेदारी है। सो ये सब जानकारी आपको प्राप्त करनी है, इसके नोट बनाओ और आपके साइंस के टीचर को आप दिखा सकते हो। हु डज व्हाट, कौन क्या करता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, यह है आपकी आपदा सेवा सदैव, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल की स्थापना 2005 के कानून के अनुसार की गई। डिविजन्स ऑफ द फोर्स आर वर्किंग इन आर्मी, संपूर्ण देश में 12 विभाग काम करते हैं। ओवरऑल 12 डिविजन्स आर वर्किंग इन द कंट्री। इट्स हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली एंड इट इज इन एक्शन ऑल ओवर द कंट्री विद द हेल्प ऑफ आर्मी। यहाँ पर देखिए इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में होकर हर राज्य में सैन्य दल के माध्यम से काम करता है। In Maharashtra, National Disaster Response Force is in action through State Reserve Police Force. महाराष्ट्र में केंद्रीय आरक्षित दल के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल का कार्य शुरू होता है। Personnel of this force have substantial contribution in rescue work in disasters like cyclones, cliff sliding, building collapses, etc. यानी कि इस दल के जवानों ने देश में आने वाले तूफान, कगार ढहना, इमारत गिरना, इन जैसे आपदाओं का निवारण और रक्षा करने का बड़ा काम किया है। आपको इस वेबसाइट पर विजिट करके www.ndrf.gov.in इसकी जानकारी प्राप्त करनी है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो बच्चों व्हाट इज फर्स्ट एड? अभी तो हमने डिजास्टर तो सीख लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट भी हमें पता चल गया, लेकिन प्रथम उपचार क्या है एंड हाउ कैन वी ऑफर फर्स्ट एड टू विक्टिम्स ऑफ एनी डिजास्टर? आपदाओं में जख्मी हुए आपदाग्रस्त लोगों को हम फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी एक्शन, प्रथम उपचार और आपातकालीन जो कृति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस लेक्चर में, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। You have studied in earlier classes about types of first aid to be offered to the person injured in disaster. 9th क्लास में आपने आपदाओं में जख्मी होने के पश्चात कौन कौन से प्रथम उपचार करने हैं इसकी जानकारी ली है। Use of this knowledge is useful for offering the help to classmates or people around you facing any disaster and injured therein. So इससे आप लोगों की मदद कर सकते हो। Sometimes we have to face the disaster due to our own unawareness. कभी-कभी हमारी असावधानी के कारण भी ऐसी समस्याएं निर्माण होती है। Some symbols given besides are seen are used around us. हमारे आजू-बाजू में ये सारे symbols हम देखते हैं। Those symbols cannot be ignored. इनको आपको इग्नोर नहीं करना है। Such symbols are useful to avoid the mishaps, यानी कि घटनाएं न हो, खतरा दिखाने के लिए घटनाएं, फॉर एग्जाम्पल फ्लेमेबल लिक्विड जहां पर है, उसके बाद फ्लेमेबल गैस के लिए इस तरह का साइन दिखा जाते हैं, एक्सप्लोजिव्स के लिए इस तरह का साइन, यानी कि इन चीजों से आपको दूर रहना पड़ता है। लेट्स थिंक, जरा सोचो, फॉलोइंग आर सम पिक्चर्स ऑफ डिजास्टर्स। तो देखिए नीचे दिए गए कुछ चित्र है, इस समय आप क्या प्रिकॉशंस या फिर फर्स्ट एड करोगे? वेरियस डिजास्टर्स, यहाँ पर देखिए अर्थक्वेक है, यहाँ पर देखिए आग लगी है, यहाँ पर सांप ने काट लिया, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? गिव द रेफरेंस ऑफ फॉलोइंग पिक्चर्स एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ विच ऑफ दिस इन डिजास्टर मैनेजमेंट विच आर अदर सच एक्टिविटीज। तो देखिए यहाँ पर भी वेरियस एक्टिविटीज आपको दिख रही है। इन इमरजेंसी कंडीशन वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स लाइक कार्डल मेथड, कैरिंग ऑन बैक, कैरिंग ऑन टू हैंड्स आर टू बी फॉलोड। आपातकालीन परिस्थिति में जिसके ऊपर ये समस्या आई है, तो आपको फर्स्ट क्या करना पड़ता है बच्चों? उनकी मदद करनी है। कैरिंग ऑन बैक, कैरिंग ऑन टू हैंड्स आर टू बी फॉलोड। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आप उन लोगों की मदद करो। ये मदद आप कैसे कर सकते हो इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही जानकारी दूंगी। सो ये जो लेसन है इससे हमें ये पता चलता है कि ये सारी चीजें बहुत ही मैटर करती है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद की भी मदद कर सकते हो और आपके आसपास के लोगों की भी मदद कर सकते हो, और ये बहुत ही जरूरी चीज है। सो चलिए इसको भी हम थोड़ा जानकारी में पढ़ लेते हैं। Those methods depend upon the condition of victim. अभी सामने वाला जो विक्टिम है उसको क्या हुआ है, इस पर ये सारी जो चीजें हैं ये डिपेंड करती हैं। We face different types of major or minor disasters in our daily life. हमारी डेली लाइफ में, दैनंदिन जीवन में हम देखते हैं कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती है। Varieties of disasters like accidents हम देखते हैं, स्टैम्पेड, इंजुरीज इन फाइटिंग, कोई लड़ते लड़ते वहां पर खुद को नुकसान पहुंचाता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगता है, बर्न, जलना, हीट शॉक, स्नेक बाइट यानी सांप का काटना, कुत्ते का काटना, डॉग बाइट, फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लगती है, एपिडेमिक ऑफ एनी डिजीज यानी कि किसी रोग के कारण, बीमारी के कारण जो आपदा आती है, एटसेट्रा हैपन अराउंड अस, हमारे आजू बाजू में ये चीजें होती रहती है। Victims of disaster need to be offered some primary help before actual medical treatment. First aid is useful in such circumstances. तो यहाँ पर देखिएगा कि उनको हॉस्पिटल
तक ले जाने से पहले भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो आपको क्या करना है, ये चार्ट कंप्लीट करना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। तो इसको आप गूगल पे सर्च करो और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये भरवा दो, ठीक है। फर्स्ट एड किट का मतलब क्या है बच्चों? फर्स्ट एड किट यानी कि फर्स्ट एड किट में क्या क्या रहता है? प्रथमोपचार पेटी जो कहते हैं ना, जो आपको आपके स्कूल में वगैरह दिखती है। इट इज एसेंशियल टू हैव मटेरियल नेसेसरी फॉर फर्स्ट एड विद अस। प्रथमोपचार के लिए हमारे पास ये बॉक्स होना बहुत जरूरी है। दैट मटेरियल हेल्प इन द फर्स्ट एड किट। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर अ फर्स्ट एड किट। आप खुद भी ऐसी पेटी बना सकते हो प्रथमोपचार की। तो वो कैसे बनाएंगे, चलिए थोड़ा इसकी जानकारी लेती है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अस वॉट एवर द मटेरियल अवेलेबल इन द गिवन कंडीशन फॉर फर्स्ट एड। तो आपको क्या करना है, मीट द मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर फ्रॉम योर विलेज एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड। आपके गांव या फिर शहर में जो डॉक्टर है उनको आपको भेंट देनी है, और जो फर्स्ट एड किट कैसे बनाते हैं ये आपको उनसे जानकारी प्राप्त कर बनाना है। सो यहाँ पर देखिए द नेसेसरी मटेरियल इन फर्स्ट एड बॉक्स क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। बैंडेज स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग प्रकार की बैंडेड पट्टियां होती है। वाउंड गॉज यानी कि जख्म पर बांधने के लिए जाली की पट्टी है। ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर बैंडेज रहते हैं, त्रिकोणीय और गोल लपेटने वाले बैंडेज है। मेडिकेटेड कॉटन रहता है, यानी कि जो दवाखाने में उपयुक्त होता कपास होता है वो। हैंड ग्लोव्स रहते हैं, रबर के दस्ताने। क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ पीसेस रहते हैं, स्वच्छ सूखे कपड़ों के टुकड़े। सोप यानी साबुन होता है। एंटीसेप्टिक डेटॉल और सैवलॉन रहता है। उसके बाद सेफ्टी पिन रहते हैं, ब्लेड्स रहते हैं। स्मॉल पिन छोटा चिमटा रहता है। नीडल यानी सुई है। बैंडेड रहता है, बैंडेड की पट्टी है। टॉर्च रहती है, सीजर कैंची रहती है, थर्मोमीटर रहता है एंड पेट्रोलियम जेली। सो ये सारी चीजें फर्स्ट एड किट के बॉक्स में आ जाती है। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट आर द नेसेसरी मटेरियल इन फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। सो क्या आप बता सकते हो बच्चों वेदर देयर हैड बीन मॉक ड्रिल बाय फायर मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम इन योर स्कूल, कि आपके स्कूल में कभी अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट का आपको प्रशिक्षण दिया है। विच टेक्निक डिड यू सी ड्यूरिंग द ड्रिल, और इसके दौरान आप क्या करते हो, यानी कि इसको हम सराव कहते हैं, अभिरूप सराव यानी कि मॉक ड्रिल। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इट इज अ प्रैक्टिस टू चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ फेसिंग द डिजास्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। मॉक ड्रिल की आपदाओं की स्थिति में तुरंत और कम से कम समय में तैयारी करके स्थिति का मापन करने का यह एक साधन है। Virtual and apparent situation of disaster is created to check the reaction time for any type of disaster. किसी भी आपदा से संबंधित प्रतिसाद प्रक्रिया को जांचने के लिए आपदा आने के पश्चात की स्थिति का आभासी संचालन करते हैं। Trained personnel observe their responsibilities to check execution of plan design for disaster redressal. ये क्या इस समय आपदा निवारण करने के लिए नियोजनानुसार की गई सभी कृतियां सफल होगी या नहीं, यह देखने के लिए उस व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है। दिस हेल्प्स टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर रेड्रेसल, और इससे हमें आपदा निवारण के लिए निर्माण की गई आपदा निवारण के लिए जो निर्माण की गई एक यंत्रणा है वो कितनी सक्षम है ये भी पता चल जाता है। मॉक ड्रिल इज अरेंज्ड ऑन डिजास्टर ऑफ फायर इन वेरियस स्कूल्स बाय द फायर फाइटर्स, यानी कि अग्निशमन विभाग के जवानों द्वारा आग लगना इस आपदा पर आधारित बचाव कार्य का एक मॉक ड्रिल है, अनेक स्कूलों में दिया जाता है। इट इंक्लूड्स द डेमोन्स्ट्रेशंस लाइक एक्सटिंग्विशिंग द फायर। एक्सटिंग्विशिंग द फायर यानी क्या कि आग बुझाने संबंधी जो जानकारी है। उसके बाद रेस्क्यूइंग द पीपल ट्रैप्ड एट हायर फ्लोर ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग में जो ऊपरी मंजिल पर अटके हुए नागरिकों को बाहर निकालना कैसे निकाल सकते हैं। रेस्क्यूइंग द पर्सन हुज क्लोथिंग हैव कॉट द फायर, अगर किसी के कपड़े में आग लग जाती है तो उसको आप कैसे बचा सकते हो। सच एक्टिविटीज आर आल्सो अरेंज्ड बाय पुलिस फोर्स एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस विभाग और जो अलग अलग स्वयंसेवी संस्था है उनके हेल्प से ये सारी चीजें होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इवैल्यूएटिंग द रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर। एक तो आपदाओं को दिए गए प्रतिसादों का मूल्यमापन। दूसरा है इंप्रूविंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ डिजास्टर कंट्रोल, आपदा नियंत्रण विभाग में समन्वय सुधारना। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओन एबिलिटीज, खुद की कार्य क्षमताओं को पहचानना। इंप्रूविंग द एबिलिटी ऑफ क्विक रिस्पॉन्स टू डिजास्टर, आपदाओं को तीव्र प्रतिसाद देने की क्षमता को बढ़ाना। चेकिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्लान्ड एक्शन, नियोजित कृतियों की संकल्पना की जांच करना। आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल एरर्स एंड रिस्क,
आने वाली त्रुटियां और खतरों की संभावनाओं को पहचानना। इसके लिए आपको क्या करना है, वॉच द वीडियो क्लिप्स ऑफ द फायर फाइटिंग मॉक ड्रिल ऑन यूट्यूब एंड सेंड टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। यूट्यूब पे आप ये जो वीडियो क्लिप है फायर फाइटिंग मॉक ड्रिल का, इसको देखिए और इसको अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। ऑलवेज रिमेंबर, बच्चों हमेशा ध्यान में रखिएगा, डू नॉट मेक चाओस एंड पुश ईच अदर व्हाइल यूजिंग स्टेयरकेस इन द स्कूल। ऐसी स्थिति में जो स्कूल है, ठीक है, तो वहां पर आप भीड़ भाड़ मत करो और एक दूसरे को मत ढकेलो। रिमाइंड इंपॉर्टेंट हेल्पलाइंस एंड यूज पर नीड पुलिस के लिए अगर पुलिस नियंत्रण कक्ष का नंबर है तो 100, फायर फाइटिंग फोर्स है 101, डिजास्टर कंट्रोल यूनिट 108 एंड एम्बुलेंस के लिए 102। ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिएगा। लुक एट लेफ्ट एंड राइट साइड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड एंड इंश्योर दैट एनी व्हीकल इज नॉट पासिंग बाय। रास्ता क्रॉस करते समय दाएं तथा बाएं ओर देखिए, गाड़ी नहीं आ रही है ना, ये निश्चित कीजिए और उसी के बाद ही रोड क्रॉस कीजिएगा। डू नॉट टच एनी अनक्लेम ऑब्जेक्ट, डू नॉट स्प्रेड रूमर्स। लावारिस वस्तुओं को हाथ मत लगाओ, अफवाहों को मत फैलाओ। एंड डू नॉट मेक चाओस एट द क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ वाले जगह पर गड़बड़ मत करो। यहाँ पर देखिए, क्लीनलीनेस एंड हेल्थ ऑलवेज कोएग्जिस्ट, यानी कि स्वच्छता है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। गिव अप द एडिक्शन एंड स्टे हैप्पी, व्यसनों को छोड़ो, खुश रहो। हेल्दी लाइफ इज द की टू सक्सेस, सुदृढ़ सूक्ष्म स्वास्थ्य यही सफलता की कुंजी। फॉलो द रूल्स टू अवॉइड डिजास्टर, नियमों को पालो, संकट को टालो। टुडे स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ कंट्री, और आज के देश के भावी नागरिक अर्थात आज के हमारे विद्यार्थी। सो ये लेसन आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। थोड़ा लेंदी है लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एक फ्लो में पढ़े तो आपको समझ में आती है चीजें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।